नमस्कार दोस्तों, आज दोबारा से कार्तिक भाई के साथ हम लोग एक गुफ्तगू करेंगे। स्टाइल इनका मुझे बड़ा पसंद है बिकॉज़ ये कॉर्पोरेट स्टाइल में एस्ट्रोलॉजी की बातें करते हैं, व्हिच इज़ इन लाइन विद माय स्टाइल ऑफ थिंकिंग आल्सो एंड एक मज़ेदार डिस्कशन होता है, अपना ओपिनियंस भी देते हैं एंड एस्ट्रोलॉजिकल जो प्रेडिक्शंस हैं, वो भी बड़ी सटीक होती हैं। आज मुद्दे कुछ खास हैं, जिसके ऊपर बात करेंगे चाइना को लेकर, यूरोप को लेकर, इज़राइल को लेकर, इंडिया को लेकर, पूरा बुके है। आज छोड़ने वाले नहीं हैं कार्तिक भाई को। सर सबसे पहले नमस्कार एंड जय श्री राम। नमः शिवाय, जय श्री राम, सबको नमस्ते। कार्तिक भाई, लास्ट टाइम आपने कई प्रेडिक्शंस करी थी। इस बार मुद्दा हमने कुछ छोड़ दिए थे, जैसे चाइना को लेकर। आपने देखा कि अभी रिसेंटली शी जिनपिंग को मार दिया हमारे इंडियन मीडिया ने। दुनिया में, पूरे मीडिया में कहीं भी कवर नहीं था, लेकिन हमारी मीडिया 3 दिन फेंकू वाला काम करती रही। सर मुझे कई लोग बोलते हैं कि भाई आप चाइना में रहते हैं, चाइना का क्या होगा? मैंने बोला यार मैं तो जो बोलूंगा बोलूंगा, अगर मैं कुछ बोलूंगा तो बोलते हैं कि यार तुम तो चाइना के सीसीपी के एजेंट हो। कार्तिक भाई आप ही बताइए, चाइना का क्या सिचुएशन है, क्या होने वाला है? व्हाट इज योर एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस फॉर शी जिनपिंग एंड फॉर चाइना? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी जो कंट्रीज है उसके ऊपर बाद में आएंगे। हाँ, सो देखिए, एक चीज तो मैं ये कहूंगा कि लेट मी स्टॉप दिस। सो एक चीज तो मैं ये कहूंगा कि देखिए, शी जिनपिंग को कुछ नहीं हुआ। दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। लाइक आई हैड टोल्ड अ लॉन्ग टाइम बैक कि पुतिन को कुछ नहीं हुआ। मेरे पास काफी लोग पैशनेटली आते हैं और कहते हैं कि कार्तिक जी, नो पुतिन तो कब का चला गया है और ये तो उसका बॉडी डबल है, और अभी मोदी जी को भी जो मिला है वो भी उसका बॉडी डबल है। तो मैं उनको बस स्ट्रेट फेस में एक ही चीज कहता हूं कि भैया, अगर पुतिन नहीं होता तो वॉर कब का बंद हो गया होता। समझे? तो वन थिंग इज वेरी वेरी क्लियर दैट लिसन, दे बोथ आर अलाइव, दे आर वेरी मच अलाइव एंड किकिंग। एंड रशिया और चाइना की दोस्ती इज देयर टू स्टे। और इसमें कहीं ना कहीं एक अमेरिकन कंट्रीब्यूशन भी है, क्योंकि अमेरिका ने इन अ वे रशिया को भी इतना दीवार से लगा दिया है, चाइना को भी दीवार से लगा दिया है। तो इन अ वे दे बोथ आर नेचुरल अलाइज, राइट? अभी नाउ कमिंग टू व्हाट्स हैपनिंग विद इन चाइना, इफ यू अंडरस्टैंड चाइना's chart a little, China is actually going through a good dasha, at least till May 2024, or roughly, till the end of 2024. तो मैं जो प्रेडिक्ट कर रहा हूं, द चैलेंजेस दैट विल कम आर मोर इन द फाइनेंशियल टर्म्स, which is actually to the second quarter of next year, which is 2025. Roughly 2025 second quarter से लेके the fourth quarter of 2026 is the time when China is actually going to have major economical challenges. And that is a byproduct of a lot of things which is happening globally, Middle East, Ukraine, and probably with the change in government in US by that time. And they might feel the heat of a government coming back, which is not going to be a pro China sort of a government. तो वो जो ट्रम्प का जो मेंटालिटी था कि ही इज गोइंग टू बेसिकली गो आफ्टर चाइनीज, गो आफ्टर बेसिकली प्रोडक्शन of American companies not happening in China, which actually affected China a lot during those times. I see all that coming into the picture, and in a way, that's going to be something, जहाँ पे उनको एक बड़ा challenge मिलेगा as far as economic meltdown is concerned. सर अगर चाइना का आप देखते हैं कि अगले साल से इकोनॉमिक डाउनटर्न या फाइनेंशियल जो बोलते हैं कि टाइटनेस और आनी शुरू होगी। चाइना ऑलरेडी फाइनेंशियल टाइटनेस में से आज की डेट में गुजर रहा है। सारी की सारी जो स्टेट्स हैं यहाँ पर, जिसको प्रोविंस बोलते हैं चाइना में, सारे डेट के अंदर हैं, पैसे वापस नहीं कर पा रहे और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी सपोर्ट नहीं कर रही। अब इसके सारे जो सिनेरियो, जब भी कोई कंट्री, बड़ी कंट्री दिक्कत में आती है, जैसे अमेरिका कभी भी दिक्कत में आता है, वो युद्ध शुरू करते हैं। आपको लगता है कि चाइना जैसे बिल्कुल बंद गली में फंस चुका है, ये भी किसी युद्ध की तैयारी करेगा या ताइवान के साथ या भारत के साथ? बाकी तो इतने मैटर नहीं करते। 100% होगा, क्योंकि if we see the specific period between March 2026 to February 2028, it is definitely showing that it is going to use their military might, and 99% it is a high chance that it could be against Taiwan. Okay, so ओके। that's the time when it is going to use that thing.
Secondly, एक major period of lull या let us say Cold War is coming up from May 2027 to April 2029. और ये सब coincide कर रहा है. See, in a way, you have to understand that countries which are not democracy or countries which are basically run by leftist, you know, they are very heavily dependent on the semantics. कई बार अगर pressure, financial pressure बहुत बढ़ जाता है, तो उनको वो release देने के लिए एक front open करना पड़ता है. See, उनको वो election का problem नहीं है, you know, it's going to be there for the next generations. What they scare is their own people. तो ऐसी कोई भी कंट्री होती है जहां पे डेमोक्रेसी नहीं होता है, उनको सबसे ज्यादा खतरा अपने लोगों से ही होता है. तो उनको डाइवर्ट कैसे किया जाता है, उनके माइंडसेट से कैसे खेला जाता है, दैट इज व्हाट आई सी, यू नो, इन द अराउंड द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 टू अप्रोक्सीमेटली द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2028. वो जो एक पीरियड है, वहां पे उनको एक, you know, in a way अराजकता होगी, you know, sort of a civil war, sort of people not being happy, you know. I've heard there were a lot of rebates which companies were getting, वो सारा बंद हो गया. So all those things is going to boil over next year, you know, which I already told you. But next year is going to be more in terms of, you know, it is more going to be the boiling part of it, you know. अभी तक गर्म पानी को उबला जाएगा और उबला जाएगा. And when it comes to 2026 February onwards is the time there is going to be some street protests or some really tense moments, so to say, for China, जहां पे उनको definitely कुछ करना पड़ेगा. And हो सकता है उसी वक्त, you know, if we look at the way the elections in America is concerned, and अगर वहां से और आर्म सप्लाई ताइवान को होता रहता है, you know, ताइवान को भी होता है कि भैया जो यूक्रेन कर रहा है उसी तरह से ताइवान को भी बोला जाए कि भैया ताइवान तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. और पता चला ताइवान भी हाथ ऐसे ऐसे करके ज़ेलेंस्की के सामने जैसे गया है वैसे ही करे, तो चाइना विल हैव नो अदर ऑप्शन बट टू सॉर्ट ऑफ, you know, divert the attention of its people from a stressful financial situation to a wartime economy, you know, so that at least on the back end वो जिनको ठिकाने लगाना है वो ठिकाने लगा पाए. So this is what I see. So, according to you, we understand what is going to happen, but it is all dependent on who comes in the presidency in America. Do you foresee Trump coming up or Kamala Harris or somebody else coming up as the president of America? ये देखिए बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है. एक आपको सुमित जी मैं आपको बताऊंगा, दिसंबर 2023 में मैंने एक प्रेडिक्शन किया था, द ओनली थिंग दैट कैन स्टॉप ट्रम्प फ्रॉम कमिंग इज जुडिशियरी एंड द डीप स्टेट. यू नो, बेसिकली जुपिटर और राहु के बारे में मैंने बोला था उनका न्यू ईयर चार्ट के बेसिस पे. सो इफ यू सी द ट्रेंड्स फ्रॉम देन, यू नो, दे ट्राइड देयर बेस्ट टू स्टॉप हिम वाया जुडिशियरी. यू नो, केस पे केस लगाओ, इसको यहाँ पे स्टॉप करो, यहाँ पे डिस्क्वालीफाई करो, वो सारी ट्रिक्स उन्होंने शुरू कर दी. यू नो, फिर आया जुपिटर ने अपना ट्राई कर लिया, वो सक्सेसफुल नहीं था. फिर राहु टुक ओवर, राहु ने बोला ओके चलो मैं ट्राई करता हूँ उनको गुड नाइट बोलने के लिए. यू नो, तो दे वेंट टू दैट लेवल, you know, of assassinating him or bumping him off, or you know, एक in a way एक मैसेज दे दे कि भैया अभी भी टाइम है, you know, back off. You know, but Trump being Trump, you know, वो कहाँ मानने वाला है, वो तो back off करेगा नहीं. In fact, he's coming back stronger, right? Then the next step was Biden. See, between Trump and Biden, तो मतलब Trump had a straight run. You know, he was rolling over Biden, right? तो similarly they tried the same thing. Then the deep state tried with Biden. You know, वो समझ गए कि भैया बाइडन तो हार जाएगा. तो बाइडन को पहले रिक्वेस्ट किया कि भैया आप हट जाओ. बाइडन मानने के लिए रेडी नहीं था. तो फिर उसको भी थोड़ा समझा दिया कि भैया चलो इसको कोविड है, 3 दिन किसी को मिल नहीं सकता है. एंड देन उनको जो भी करना है वो किया होगा. फिर उसने वहां से रिजाइन कर दिया, राइट. एंड नाउ विद कैमला हैरिस कमिंग इन, dynamics are completely changed, I would say. You know, she has got an exalted Rahu in Lagna. So उसमें कोई doubt नहीं है कि the deep state is going to go for Kamala Harris, you know, without, you know, any qualms about it. You know, और काफी बार हमें लगता है कि, you know, maybe, you know, she is not a good candidate or whatever it is, but it is not the case. She is actually a very strong candidate and the Trump lobby shouldn't take her very lightly.
You know why? Because she is sitting in the 11th house from Trump's Lagna. If you understand a little bit of Raj Jyotish, 11th house generally हम लोग बोलते हैं कि वो लाभ स्थान है. But in Raj Jyotish we say it is actually a Harabhava, which is the house of death. So technically speaking, Kamala Harris is not a weak candidate. और मैं निमित्त में बहुत मानता हूँ, you know, the omens or the things that happen around. If you see after Kamala coming into, you know, the thing, the social media or let's say Google or जो Soros lobby है, you know, that has now come out in the open. You know, if you see Google में भी आप अगर डालो कि Trump का campaign, you know, the search history says everything about Kamala Harris. So in a way they have, you know, a shadow banned or, you know, completely banned Donald Trump. तो 2020 में भी किया था, तो 2016 में भी ये कुछ किया उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ, 20 में भी किया. अभी तो असैसिनेशन के ऊपर जो इसके ऊपर अटेम्प्ट हुआ था ट्रंप का, अगर आप डालते हैं तो बोलते हैं दिस इज कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं. Absolutely. So this is what is absolute Rahu. See, Rahu rules what नीति, जैसे हम नीति बोलते हैं साम दाम दंड भेद, राहु rules a नीति which भेद नीति. You know, तो भेद नीति क्या होता है? If you can't convince somebody, confuse somebody. It is one of the very, very strong Chanakya नीति, by the way, which was actually used by Congress का quite smartly. अगर हम लास्ट इलेक्शन देखें तो उन्होंने भेद नीति बहुत यूज किया है, और भेद नीति के बेसिस पे बड़ा इंपैक्ट हुआ यूपी पे, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल वर गिवन दैट अजम्पशन कि भैया योगी जी को निकालवा देंगे एंड यू नो मोदी जी विल नॉट बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, और ये तो अमित भाई बनेंगे. तो अमित भाई एंड बीजेपी डिड कॉन्ट्राडिक्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट. वो जो योगी जी वाला कॉन्ट्राडिक्शन था वो आया नहीं टिल द लास्ट फेज, और वो बीजेपी नड्डा ने किया था, तो वो उनको भारी पड़ा, और वो भारी पड़ा. इन अ वे दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर बाबा जी, योगी जी. You know, so all these things, you know, जब ये सब चल रहा था आफ्टर इलेक्शन वेयर पीपल वर सेइंग कि नहीं अभी बाबा जी को निकलवा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मैंने बोला कोई चांस ही नहीं है. एक तो योगी जी का जो 9th हाउस और 10th हाउस की दशा इतनी स्ट्रांग चल रही है कि इन अ वे दिस इज गोइंग टू बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज. यू नो कि जो भी हुआ अभी नाउ थिंग्स आर वेरी वेरी ओपन. यू नो कि केशव प्रसाद मौर्य भी अगर इतना वो उछल रहे थे तो वो तो मतलब किसी का तो हाथ है ना उनके कंधे पे, तो वो किसका हाथ है? तो वो अभी तो ओपन सीक्रेट हो गया कि सबको पता है भैया वो दिल्ली से कौन सा नंबर 2 वाला हाथ था. तो इन अ वे नटशेल में क्या हुआ है विद ऑल दिस चर्निंग जिसको अमृत मंथन बोलते हैं, उसमें तो योगी जी हैज कम आउट ऑन द टॉप. कि he has actually now people are thinking कि अरे यार कोई किसी को ऐसे आप करोगे, इट्स लाइक अ सेल्स मैनेजर होगा, यू नो, जिसके हाथ बांध दोगे, पैर बांध दोगे, उसको बाहर जाने नहीं दोगे, और फिर आप बोलोगे कि भैया तुम सेल्स क्यों नहीं लाए, तो वो तो बोलेगा ना भैया मेरा हाथ बांधे है, पैर बांधे है, मेरे को बोलने नहीं देते हो, फोन नहीं देते हो, मैं सेल्स कैसे लाऊं? इट्स वेरी क्लियर कि भैया मैं सीट लेके आता, बट यू शुड अलाउ मी टू डू इट माय ओन वे, एंड इफ यू अलाउ मी टू रन यूपी माय ओन वे, मैं आपको दिखा दूंगा कि भैया वो बुलेट ट्रेन कैसे चलती है. तो वो दिखा रहे हैं अभी, यू नो, एंड गिव हिम अ गुड रन, और वो अपने रंग दिखा देंगे 2027 में. Okay, so you are predicting again that Yogi ji 27 में will be unstoppable as far as यूपी elections are concerned. हम यूपी की बात कर रहे हैं कि लोकसभा की बात कर रहे हैं. यूपी, एंड यूपी से आएगा लोकसभा. See, it is in a way the Modi style. नरेंद्र भाई, you know, जो वहां पे गुजरात में इलेक्शन जीते थे, and in a way for the third time, and then he was automatically positioned, you know, for the next incumbent prime minister, so to say, or the prime ministerial candidate phase, you know, and that is how it's going to be. तो अगर यूपी में 2027 में बाबा जी प्रूव कर लेते हैं तो there is nothing stopping him, frankly speaking. Even otherwise, you know, I think it is very clear that आज अगर dynamics अगर देखें तो नंबर 2 में तो योगी जी ही हैं, and for lot of people he is number 1. नंबर 1. यस, मैंने भी कई बार वीडियोस बनाया है कि इफ देयर इज अ चॉइस टुडे बिटवीन मोदी एंड योगी, whom will you choose? तो पीपल मोर देन 80-95% लोगों ने बोला है योगी जी. हमें कृष्ण चाहिए, हमें रामचंद्र नहीं चाहिए, ये महाभारत के टाइम में. बट ये लोगों का ओपिनियन है. एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन आपकी कहती है कि योगी जी इज अनस्टॉपेबल. सर, अभी चाइना की बात कर रहे थे, विल जस्ट कम बैक टू दैट. वन फाइनल क्वेश्चन, देन विल मूव ऑन. चाइना जैसे आज की डेट में एक, यू नो, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर दे आर ट्राइंग टू टेक अ स्पेस.
जो अमेरिका की कम हो रही है। भारत भी वहां पर अपनी स्पेस को क्रिएट कर रहा है। ग्लोबल साउथ के हम लीडर बन गए हैं। एंड ऑल्सो वी आर टेकिंग द पोर्ट्स एंड कहीं ना कहीं हम चाइना हमें घेरने की कोशिश कर रहा है, हम चाइना को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू यू, हु इज गोइंग टू विन अल्टीमेटली? इज इट चाइना, इज इट इंडिया, और इज इट भारत? सी अल्टीमेटली स्पीकिंग, अल्टीमेटली तो बहुत ही एक रफ टाइमलाइन है, बट आई विल गिव यू अ टाइमलाइन इन टर्म्स ऑफ व्हाट आई सी फ्रॉम चाइना's चार्ट. 2029 to 2032, roughly 28 से 32, आप ये 4 साल पकड़ लो, is going to be a very, very defining time for the world in general, because we do see a war happening. और अगर आज के टाइम में अगर आप जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन देख लो और इसमें आप एक चीज मत काउंट आउट कीजिए, लॉट ऑफ टाइम पीपल आर लुकिंग एट द मिडिल ईस्ट रीजन या फिर व्हाट्स हैपनिंग विथ the current dynamics in Iran and all those things. Don't take out Turkey out of equation, क्योंकि टर्की इज अ बॉर्डरलाइन रोग नेशन. आप एक चीज समझ लो, और वो जिस तरीके का पोस्चरिंग ले रहा है बीइंग ए नेटो मेंबर, वो एक अलग लेवल का डायनामिक शुरू हो जाएगा फॉर अमेरिका पॉलिसी, इन टर्म्स ऑफ वो सब छोड़ो कि भैया इसराइल का क्या करना है, पैलेस्टाइन का क्या करना है, ईरान का क्या करना है, पहले ये बताओ टर्की का क्या करना है. So that's going to be a very, very important question, which a lot of geopolitical experts and astrologers have not thought about. But I've seen Turkey's chart a little, and वो एक borderline पे है, where Erdogan also needs a lot of chest thumping, so to say, because his popularity ratings are also coming down. Okay. Now for China, as I said, for the world 28 to 32, for China specifically 29 to 32 is a period which is going to be a war-like period or war period. Okay. And it is not just one war, but it is getting into multiple war, or at least a two-front war. Okay. And post that 32 to 34 is roughly the time when China is splitting. Okay. So China is not the same. मैंने बहुत साल पहले एक प्रेडिक्शन किया था 2012 में, that Pakistan is not going to be in the state in which it is, post 27-28. और ये प्रेडिक्शन मेरा 2011-12 के आसपास का था, और अगर आज के टाइम में अगर हम देखें तो विथ द टीटीपी या जो बलूचिस्तान में चल रहा है, या इवन काफी एरियाज है वेयर लोग बोल रहे हैं कि भाई ऑलरेडी अफगानिस्तान ने काफी कुछ ले लिया है, जो लोग बता नहीं रहे हैं, या इट इज नॉट बीइंग ऑफिशियली टोल्ड, बट इट इज स्टिल बीइंग कंट्रोल्ड बाय अफगानिस्तान, एंड लॉट ऑफ एरियाज व्हिच आर नो गो एरियाज व्हिच इज वेयर इवन द आर्मी कैन नॉट गो. तो ये दो चीज साइमल्टेनियसली, एक तो पाकिस्तान गेटिंग वीकर, एंड ऑन टॉप ऑफ इट China is also going to not be in the state in which it is between 32 to 36. ओके सर, एक चीज बताइए, ये चलो अभी आपने पाकिस्तान की बात छेड़ ली है तो वो बात भी कर लेते हैं. पीओके, योगी जी ने बोला था ये 4 जून के 6 महीने में हम कोई बड़ा काम करने वाले हैं. अगेन द सेम क्वेश्चन, इज पीओके ऑन द टेबल एट द मोमेंट? मैं देखो स्वेरिंग इन चार्ट के हिसाब से जा रहा हूं. जो मोदी जी का 3.0 का जो लग्न है वो स्कॉर्पियो लग्न है. वृश्चिक लग्न जो होता है वो कहते हैं इट इज वन ऑफ द मोस्ट सीक्रेटिव लग्न. क्यों? क्योंकि वृश्चिक से आता है. वृश्चिक को जनरली बोलते हैं इट इज लाइक अ वेल, कुआं, और कहते हैं कुएं में कितना पानी है किसी को नहीं पता होता, कुआं कितना डीप है किसी को पता नहीं होता, इसलिए इट इज द नेचुरल 8th हाउस ऑफ द हॉरोस्कोप. तो जब हम राज ज्योतिष को देखते हैं तो उसका एक साइन होता है कि भाई स्कॉर्पियो कितना स्ट्रांग है, उस हिसाब से ही कैन कीप द सीक्रेट्स. सो ये एक मैं बहुत बड़ी आपका जो ऑडियंस है उनको ये चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी कि एक जो राज ज्योतिष होता है, एक होता है ज्योतिष. ज्योतिष तो आपको मतलब एक झाड़ को हिलाओगे 4 ज्योतिष गिरेंगे, राइट? आज के टाइम में तो इतने हो गए हैं कि हर बिल्डिंग में 2-3 टैरो कार्ड रीडर मिल जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स मिल जाते हैं. तो उसमें से आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि यार ये एक अलग लेवल का ज्योतिष है? इट इज सीन फ्रॉम अ साइन कॉल्ड स्कॉर्पियो, बिकॉज स्कॉर्पियो रूल्स सीक्रेट्स, एंड दैट स्कॉर्पियो साइन इज द स्वेरिंग इन लग्न ऑफ नरेंद्र मोदी दिस टाइम. उसके 2 लॉर्ड्स हैं,
एक तो मंगल है, एक केतु है। केतु जा रहा है 11th हाउस में, तो it is very clear, and I was very very happy कि Ajit Doval was reinstated because that is our deep state, or shall we say our secret services, या रॉ को बोल दो आप। तो वो अपना एसेट बिल्डिंग बहुत ही, दैट इज आई थिंक हिज मैंडेट फॉर दिस 5 years, कि भाई जाने के पहले आपको एक चीज करना है कि हमारे जो एसेट बिल्डिंग था, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस टाइम में, एंड मनोहर पर्रिकर इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट ही वाज शॉक्ड व्हेन ही बिकेम द डिफेंस मिनिस्टर कि हमारे कोई एसेट्स ही नहीं बचे। He was on record, हाँ, कोई डिफेंस मिनिस्टर इतना ओपनली नहीं बोलता है, बट ही वाज ऑन रिकॉर्ड, एंड आफ्टरवर्ड्स वी केम टू नो व्हाट अपने हामिद भाई ने किया था, और हाउ आवर डिफेंस एसेट्स वर एक्चुअली given out as an open target to many of our enemy countries during his state बिल्कुल visits. ये So मुझे अभी लगता है कि देखो, मोदी जी भी देखो कच्ची गोली नहीं खेले। अभी एक इलेक्शन में थोड़े बैकफुट में गए तो सब उन पे चढ़ गए, वो अलग बात है, बट एक चीज समझो भैया, वो नरेंद्र भाई मोदी है। हाँ, इतना सही इलेक्शन है। जीता है, वो कच्ची गोली नहीं खेले हैं। उनको भी पता है कि भाई वो जाएंगे तो विराट कोहली की तरह जाएंगे। एक बात आप लिख के रखना, ओके। सो राइट। दिस इज वेरी क्लियर कि भाई एक लग्नेश वो अजीत डोभाल को बोला है कि भैया तुमको रिटायर होना है, पर भैया एक टर्म कर लो, मैं भी जा रहा हूं, तुम भी जाना, पर ये मेरा एक लास्ट काम कर लो। व्हाई? बिकॉज इवन नरेंद्र भाई मोदी नोज दैट वॉर इज इन द होराइजन। ही इज अ वेरी वेरी शार्प लीडर, ही नोज। इसलिए आप अगर डिफेंस का बजट अगर इंक्रीज हुआ है, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप दूसरा चीज देखो, अजीत भाई डोभाल तो हार्डली कहीं दिखते हैं आजकल। नहीं दिखते। हाँ, और हमेशा ध्यान रखना, अगर वो दिखते नहीं है मतलब कुछ चमत्कार कर रहे हैं। चलिए, आपने आंसर हाँ, दे दिया कि कुछ तो बड़ा होने वाला है, और ये एक गुप्त चीज है। कुछ चीजों को राज राज ही रहने दीजिए तो ज्यादा बेटर भी लगता है, उसका स्वाद भी डिफरेंट होता है। सर एक चीज है, जैसे अभी आपने बोला कि युद्ध इज ऑन द होराइजन, युद्ध हो रहा है, तो युद्ध की बात भी कर लेते हैं कि भारत के अंदर भी वही प्रॉब्लम्स हैं जो आज यूरोप फेस कर रहा है। हमने ओलंपिक्स के टाइम पर पेरिस में देखा, एक कम्युनिटी जिसने वहां पर आग लगा के रखी। अभी जो हमारा जर्मनी है, उन्होंने वहां पर उसी कम्युनिटी के खिलाफ कुछ काम करने शुरू कर दिए कि उनकी मस्जिदों में जाना बंद कर दिया, हिजाब डाल नहीं सकते हैं, एंड दे आर बिकमिंग मच मोर, जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग हैंड से उन्हें डील किया जा रहा है। ये वही जर्मनी और फ्रांस है, जब भारत में कुछ होता है तो हमारे ऊपर भी उंगलियां करते हैं कि ये माइनॉरिटीज का हक छीना जा रहा है। यू थिंक द सेम काइंड ऑफ थिंग विच इज हैपनिंग इन यूरोप? मोदी जी कुछ यहाँ पर भारत में भी इनको कंट्रोल करने के लिए कुछ करेंगे? बिकॉज दिस इज ऑल्सो नॉट अ स्मॉल वॉर फ्रंट जो भारत के अंदर है। नहीं, ये तो बड़ा वॉर फ्रंट है ना। देखो, दैट इज व्हाट दैट अदर लग्न लॉर्ड इज। अदर लग्न लॉर्ड इज मंगल। हम्म, वृश्चिक का दूसरा लग्न लॉर्ड मंगल होता है, विच इज गोइंग इनटू द 6th हाउस। सो वन इज गोइंग फॉर द एक्सटर्नल एनिमी, वन इज गोइंग फॉर द इंटरनल एनिमी। सो मेरा एक इनिशियल असेसमेंट था कि फर्स्ट ही इज गोइंग टू गन फॉर पाकिस्तान और ही इज एक्सटर्नल एनिमी, एंड देन ही इज गोइंग टू गो फॉर द इंटरनल एनिमी। व्हाट ही हैज डन इज द रिवर्स। फर्स्ट इज गोइंग फॉर द इंटरनल एनिमी। तो ये जो भी यूपी में हो रहा है, या जो भी केशव प्रसाद मौर्य को कट टू साइज करना है, या उनको थोड़ा ठंडा करना है, या इवन नंबर 2 को कहना है कि भैया अभी ये सब बंद करो आप, इज मोर ऑफ एन इंटरनल क्लीनिंग। बट दैट डजंट मीन दैट एक्सटर्नल क्लीनिंग इज नॉट गोइंग टू हैपन। So if first 45 to 90 days are given to the internal cleaning, the next 90 to 120 days would be given to the external cleaning. And Lagnesh has gone to the 6th house. So Lagnesh 6th house में जा रहा है, तो वो तो definitely he will gun for his enemies, whether it is ओके। internal or external. तो जो internally damage किया है जिन लोगों ने, उनको भी निपटेंगे मोदी जी, और externally भी निपटेंगे। Now the only problem is that मेरा हमेशा ये कहना था कि भाई मोदी जी, आपने ये जो 10 साल मिला था आपको, in a way you could have done much more. Much more आई in एग्री terms विद। of much more not in terms of optics. देखो, ऑप्टिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने तो कोई प्राइम मिनिस्टर देखा ही नहीं था जो काशी विश्वनाथ में विभूति लगाता है, या जिसको हम मेडिटेशन करते देखे। एक वोकिज्म इंडिया में भी इतना बढ़ गया था कि एक हिंदू को हिंदू दिखाना वाज इन अ वे कंसिडर टू बी, अरे यार ये बड़ा कम्युनल है, या ये सेकुलर नहीं है। तो ये सेकुलरिज्म का कीड़ा तो सब में लगा था। तो वो क्रेडिट मैं डेफिनेटली मोदी जी को दूंगा कि he has been very respectful to all religion, but somewhere down the line he has
not been an apologetic Hindu. Okay, That's true. so that I will give it to him. Having said that, मेरा ये क्लियरली मानना है कि देखो टाइम आ गया, और इसलिए मैं यूएई को मतलब जबरदस्त रिस्पेक्ट करता हूं और सलाम करता हूं डेली. Why? Because every country should have only one system, which is country above everything. So कोई भी रूल लेना है, कोई भी डिसीजन लेना है, उसमें नरेंद्र भाई मोदी हो या राहुल गांधी हो या कोई भी हो, उसको एक ही क्वेश्चन पूछना है कि भैया ये रूल लाने से इज इट गुड फॉर इंडिया और नो. इफ इट इज गुड फॉर इंडिया, दैट रूल शुड हैव बीन ब्लॉक्ड. जैसे सिंपल चीज आप देख लो, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल. इट इज ए नो ब्रेनर. अरे भैया, आप कोविड में जब मोदी जी या योगी जी को गाली देते हो, तो मैं लोगों को यही पूछता था कि भैया 140 करोड़ के देश को आप कितनी हॉस्पिटल बना दोगे? और कोविड चला जाएगा, उसके बाद उसी डॉक्टर्स को जब निकाला जाएगा या वो हॉस्पिटल शटडाउन होगी, तो वो भी आप गाली दोगे मोदी जी और योगी जी को कि आप देखो इतने सारे जॉब लॉस हो रहे हैं. तो यू आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट एंड यू आर नॉट हिटिंग द एड्रेसिंग द एलिफेंट इन द रूम, एंड द एलिफेंट इन द रूम इज आवर पॉपुलेशन. तो मेरा यही कहना था कि भैया पॉपुलेशन कंट्रोल बिल हो गया या यूसीसी हो गया, भैया एक देश में तो एक ही विधान होता है ना. उसमें कैसे डिफरेंट रूल हो सकता है कि भैया मैंने गाड़ी चुराया तो मेरे को 6 महीने की जेल होगी, और किसी और ने चुराया तो उसको भैया 2 महीने की जेल बेल होगी. हो ये जाएगी. कैसे? ना सर, जेल क्या, उसको तो बेल हो जाती है. रात के बेल 12 बजे भी कोर्ट खोल के बेल मिल जाती है उनको तो. बेल हो जाएगी, और अगर समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट है तो भैया रिपोर्ट ही नहीं लिखी जाएगी. वो भी तो है ना. वो भी है, वो भी है. बिल्कुल सही कह रहे हैं. दिस आई एग्री विद यू कि मुझे भी एक्सपेक्टेशन था कि पिछले 2 टर्म्स में मोदी जी को कुछ ना कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ने थे जो नहीं लिए गए. होपफुली दिस टाइम दे विल बी डूइंग दिस. बट अकॉर्डिंग टू यू, जो प्लानिटरी अलाइनमेंट्स हैं, आपको लगता है कि जो ऑपोजिशन है इस बार, जो मोदी जी ने बोला था मैं पहले 100 दिनों में बड़े बड़े काम करने वाला हूं, विल मोदी जी बी एबल टू डू इट अंडर द सर्कमस्टांसेस जिसके अंदर गवर्नमेंट चल रही है आज की डेट में? और पार्लियामेंट में हमने देख लिया, कोई भी काम नहीं करने दिया, और जिस तरह से वहां पे झूठ बोला जा रहा है ओपनली, ब्लैटेंट लाइस. उसके बाद मोदी जी की आपको क्या लगता है पोजीशन क्या रहने वाली है? इज इट गोइंग टू बी स्ट्रांग और इज इट गोइंग टू बी अ वीक गवर्नमेंट? सी, ऑपोजिशन ने एक चीज तो है कि खून चख लिया. हाँ, तो हम्म. अभी उनको वो ऐसा था ना कि भैया जो 50 फॉर 5 था, और अभी 50 रन की पार्टनरशिप लग गई, तो भी मतलब 100 पे ही 5 है, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि हमने बहुत कर लिया. तो ये फैक्ट है कि खून उन्होंने चख लिया है. एंड उनको लगता है कि अभी इसी मॉडल को अगर हम एक्सपेंड करें पैन इंडिया, एंड इफ वी डू इट द राइट वे, और अगर थोड़ा अराजकता और हो जाते और एक आध दो और फ्रंट ओपन कर ले, जैसे शाहीन बाग हो गया या फार्मर्स प्रोटेस्ट हो गया, या स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट हो गया जो उन्होंने अभी नीट एग्जामिनेशंस और वो सब में मिला है, और अगर वो सब होता है तो उनको लगता है कि भाई अभी दिल्ली दूर नहीं उनके लिए. So I'm just trying to play the devil's advocate. और उसके लिए भी in a way we would say that कहीं ना कहीं बीजेपी is to be blamed because there is a lot of things that they could have done in the 10 years, और अगर वो किया होता तो आज ये दिन उनको देखना नहीं पड़ता. हम्म. हाँ? तो सर, ये सबका सबका साथ सबका विकास. सबका विश्वास, सबका ये सबका वो, तो मैंने तो कई बार बोला है मोदी जी कैन गिव हिज राइट हैंड, बट येट देयर इज अ सेक्शन व्हिच वोंट वोट फॉर देम. अभी ये एक्सेप्ट करे, ये इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन देख रहे हैं, इनफैक्ट वो गुजरात से देख रहे हैं. आई डोंट नो व्हाई ही कीप्स डूइंग इट. दैट डजंट मीन कि किसी को डिसरेस्पेक्ट होना चाहिए इंडिया में, बट ही डजंट नीड टू डू इट टू मच. जिसको हम बोलते हैं ना कि एक लड़की रिजेक्ट करती है, रिजेक्ट करती है, रिजेक्ट करती है, देन यू लीव इट यार. That हम्म. doesn't mean हम्म. to do any harm to her, but basically it only means that you have to accept her wish and you have to move on. तो ये बीजेपी का जो प्रॉब्लम है, दे आर नॉट एबल टू मूव ऑन. वो वहीं पे लगे हुए हैं, रोज रोज लेके पहुंच जाते हैं. तो ये मेरे को थोड़ा समझ नहीं आ रहा है कि भैया ये किस लेवल का उनको कंसल्टेशन दिया जा रहा है या किस लेवल की मैसेजिंग हो रही है, क्योंकि ये जो उनका कोर बैंक है, सी इट इज लाइक अगर आप मेरे कस्टमर हो, राइट, मैं साड़ी की दुकान चलाता हूँ और आप मेरे रोज के कस्टमर हो और आप मेरे पास आए हुए हो और बोलते हो कार्तिक भाई मेरे को साड़ी दिखाओ, और मैं दुकान के बाहर जो खड़ा है उसको फोकस कर रहा हूँ कि अरे यार आजा आजा मेरे पास बहुत अच्छी साड़ी है,
तो आप बोलोगे अरे यार मैं तो रोज तेरे से साड़ी लेता हूँ, एटलीस्ट मुझे टाइम तो दे. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग, एंड इट इज हाई बिल्कुल टाइम, सही कह रहे हैं। एंड इट इज हाई टाइम बीजेपी अंडरस्टैंड्स कि भैया ये जो आपकी कोर वोट बैंक है, और कोर वोट बैंक कुछ नहीं मांगती. फ्रैंकली स्पीकिंग हम्म, उनकी कोर बैंक इज अ वेरी वेरी जेन्युइन वोट बैंक. वो सोचते हैं भैया आप नेट नेट इंडिया का अच्छा करो यार, उसमें हमारा अच्छा हो ही जाएगा. बिल्कुल सही बात मुझे है। याद है कि जब जीएसटी भी आया था, उस वक्त बहुत ही अपराइजिंग हुई थी फ्रॉम सूरत, एंड सूरत के डायमंड मर्चेंट एंड एवरीबडी वर वेरी अनहैप्पी, यू नो विथ, बिकॉज अल्टीमेटली वो जो जीएसटी या जो भी है, वो तो इफेक्ट किया मेन कोर वोट बैंक को ही, बीजेपी की. तो कोई भी ऐसे टैक्सेस लाते हैं जनरली, क्योंकि जो मिडिल क्लास या जो भी हिंदू सॉर्ट ऑफ पीपल हु गिव द इनकम टैक्स, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी इम्पैक्टेड द मोस्ट. तो मुझे हम्म, याद है अरुण जेटली को भेजा गया था सूरत में. He talked to them rationally. They all understood that what is the larger game plan, and Surat में बीजेपी won with thumping majority. तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि भैया आपने नोटबंदी भी जब की थी, तो सब लोग बोल रहे हम्म, थे कि भाई वर्स्ट डिसीजन. उसके बाद ही तो यूपी का इलेक्शन हुआ था, थंपिंग मेजोरिटी मिली थी. हम्म, मेरा कहना यही है कि बीजेपी शुड अंडरस्टैंड कि भैया योर कोर वोट बैंक लाइक्स यू टू टेक डिसीजंस, एंड डिसीजंस डोंट हैव टू बी एंटी मुस्लिम, एंटी सिख, एंटी क्रिश्चियन, एंटी एनीबडी. इट हैज टू बी गुड फॉर इंडिया. हम्म। आप भारत के लिए डिसीजन लो, वो खुश है कि भैया आज से 10 साल 20 साल बाद हमारे बच्चों के लिए एक अच्छा भारत बनेगा. दैट इज व्हाट दे वांट. दैट्स ट्रू। आई थिंक गम जो लोग हैं, जो जो वोटर है, ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड कि भारत के लिए चीज कौन सी अच्छी है, एंड दे रेडी टू स्टैंड इन द क्यू जो नोटबंदी में हुआ था। बट दे वांटेड टू सी कि करप्शन इस देश में खत्म हो, जिसके लिए नोटबंदी करी गई थी। बिल्कुल मैं एग्री करता हूं, बट एज फार एज जो कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं कि ऑपोजिशन जो है उसको दांत को खून लग गया है, दे वो कॉन्फ्लिक्ट्स को खड़ा करेंगे। यू थिंक कि जैसे अभी उन्होंने बोल दिया कि 15 अगस्त को हम लोग दिल्ली के ऊपर कूच करने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट भी खड़ा हो गया कि भाई बैरिकेड्स को उतार दी जाए, हम बात करेंगे फार्मर्स के साथ और उन्हें पूछेंगे कि आप ट्रॉलियां, टैंक, बॉम्ब, गोलियां ये लेकर नहीं जाएंगे। और उन्होंने फार्मर्स ने भी बोल दिया कि हम नहीं लेके जाएंगे, हम प्रॉमिस करते हैं। यू थिंक दिल्ली को घेरने की जो प्लानिंग है ऑपोजिशन की, वो सफल हो जाएगी स्टूडेंट्स को लेकर, फार्मर्स को लेकर? एंड सेकेंडली इसके रिलेटेड है, जो ऑपोजिशन बोलती है कि अगले 6 महीने में या साल में गवर्नमेंट गिर जाएगी, यू थिंक दिस टू आर कोरिलेटेड एंड दिस इज गोइंग टू हैपन? सी ऑपोजिशन तो ट्राई करेगा डेफिनेटली, दे विल ट्राई देयर बेस्ट. बट मेरा जो रीडिंग है वो ये कहता है कि टिल मई 2025 दिस गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी फुल ऑफ चैलेंजेस. लेकिन ये गवर्नमेंट गिर नहीं रही है. तो ये किसी को भी लगता है कि भाई गवर्नमेंट गिर रही है तो वो नहीं होने वाला है. देखिए हमें एक चीज को समझना चाहिए कि भैया 240 इज अ ह्यूज फिगर. ये अलग बात है कि मोदी जी ने हमारी आदतें बिगाड़ दी थी मोदी शाह कॉम्बिनेशन में, राइट. सही बात वरना है। तो ये 240 अगर हमने 2012 में बोला होता कि भाई मोदी जी को 240 मिलेगी, तो हम तो भैया मिठाई बांटते. क्योंकि उस वक्त तो क्या होती थी यार, 150 सीट होती थी तब भी गवर्नमेंट बन जाती थी भाई, 20-13 10-13. जैसे मतलब 10 लुखे दोस्त होते हैं ना, कि बिल आ जाता है तो यार मेरे पास 10 है तेरे पास 12 है, ऐसा करते तो बिल भरते थे. वैसे ही हमारी सही बात है। लोकसभा होती है. ये फैक्ट ऑफ लाइफ है. तो परसेप्शन किसने किया चेंज, और या फिर जिसको हम बार हाई किया. पहले तो ये हम स्टेट लेवल का गेम खेलते थे, ये ओलंपिक लेवल का रिकॉर्ड ये तो मोदी शाह के कॉम्बिनेशन ने लाया है कि भाई 303 लाया या 270 पार किया पहली बार. तो दिस वाज ऑल अनहर्ड. तो ये आदत हमारी बिगाड़ी है मोदी जी ने. अभी ऑब्वियसली जब आदत बिगाड़ी है तो 240 भी हमको कम लगेगा. बिल्कुल ठीक बात है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, देखिए ये चीज हमको समझनी पड़ेगी कि भैया हम लोग इतना ट्रोल करते हैं, और बीजेपी का भी एक चीज है कि भैया हम उनसे प्यार करते हैं इसलिए ट्रोल भी हम उनको करते हैं. जबकि कांग्रेस का एक इन अ वे दुर्भाग्य है कि उनके जो ट्रोल्स है या उनके जो सपोर्टर्स है, वो उनकी बुरी चीज पे भी उनको सपोर्ट करते हैं. हम्म। कि 99 पे भी उनको बोलते हैं कि भैया तुम तो ग्रेट ऑफ द गेम हो, या तुम तो विराट कोहली हो. वॉइस ऑफ द नेशन, राहुल गांधी को बोला जाता है यू आर द वॉइस ऑफ द नेशन।
आप जो बोलेंगे दुनिया वही सुनती है, मोदी जी को कोई सुन नहीं रहा आज की डेट में। तो ये एक फॉल्स लेवल ऑफ ईगो हो गया है ना उनको। तो अभी तो उनको कुछ फूकना भी नहीं पड़ता है, विदाउट दैट ही इज ऑन अ हाई। तो ये हाई रहेगी उनकी नेक्स्ट ईयर तक। नेक्स्ट ईयर में देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग टू बी चेंज। एंड मोदी जी ओके। को आज एक चीज हमको समझना पड़ेगा कि भैया ये जो लग्न लॉर्ड 6th हाउस में है, और मैंने एक चीज बोला था कि भैया जो नॉमिनेशन उनका चल रहा था, जो स्वेरिंग इन सेरेमनी चल रही थी, उस वक्त आपको याद होगा बैकग्राउंड में एक बड़ी कैट चली थी। काफी लोगों को हम्म। लगा वो चीता है, ये है, वो है। दैट इज अ confirmation that between the two Lagna lords, this Mangal is going to be the stronger Lagna lord. And it is in the 6th house of enemies. तो कोई भी अगर ये समझता है कि मोदी जी ने कच्ची गोली खेली है और वो डर के ऐसे बैठे रहेंगे, तो भैया आप नरेंद्र दामोदर दास मोदी को जानते नहीं हो। एट द सेम टाइम वो, क्योंकि उन्होंने कच्ची गोली नहीं खेली है, तो ही इज नॉट गोइंग टू डू थिंग्स एट द स्पर ऑफ मोमेंट। वो ईरान के जैसे बोलेंगे नहीं कि भैया विद इन 72 आवर्स में इसराइल पे अटैक करूंगा। वो उनके वो पोचे हुए हैं। वो पुतिन से भी क्या बात कर रहे हैं वो उनको ही पता है, एंड ही इज गोइंग टू डू इट क्वाइटली। वो अजीत डोभाल इतने दिन से नहीं दिख रहे, तो डेफिनेटली कुछ हो रहा है, एंड वी शुड जस्ट सर, बी पेशेंट। तो वी आर हैविंग पेशेंस, बट जैसे आपने बोला कि बहुत बड़े बड़े काम मोदी जी करने वाले हैं अगली मई 2025 के बाद। क्या उससे पहले शांत होकर बैठेंगे, सिर्फ प्लानिंग करेंगे? जैसे वेस्ट बंगाल के अंदर अभी 2 स्टेट की बात हो रही है। यू थिंक ऑल दिस मैटर्स जो भारत के अंदर हैं उसे सॉल्व किया जाएगा, या इसे मई 2025 तक वेट करना पड़ेगा? सी वो सारे प्रॉब्लम्स है, वो तो सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स है। देखिए जो बंगाल में हो रहा है, जो केरला में हो रहा है, हम्म। दिस आर ऑल थिंग्स। वो जो मैंने पहले बोला उसमें एक्चुअली वो सब आ जाता है कि दे शुड टेक डिसीजंस व्हिच आर गुड फॉर इंडिया। विल अभी दे टेक? प्रॉब्लम, हाँ, बोलिए बोलिए। विल दे टेक? दे शुड एंड विल में फर्क है। बिल्कुल। सो ये सारे जो मेजर डिसीजंस है वो मई 2025 के बाद होंगे, which is more related to India centric. But what is centric towards, let's say, the external enemies, that will start from 90 to 120 days के बाद। मतलब 6 महीने के बाद फ्रॉम द स्वेरिंग इन हमें रिजल्ट्स दिखना शुरू करेंगे। चलिए, आपने कुछ कोडेड वर्ड्स में बता दिया है कि कब से काम शुरू हो जाएगा, विच इज इन लाइन विद व्हाट योगी जी सेड एंड व्हाट मोदी जी सेड आल्सो। एज फार एज इंटरनल इज कंसर्न, वी हैव कम टू नो। अभी मोदी जी ने बोला था कि हम विश्व गुरु बनने की राह के ऊपर हैं। यू थिंक द वे वी हैव सो मेनी फॉल्ट लाइंस इन दिस कंट्री, और हमारी जो फॉल्ट लाइंस हैं उन्हें चाइना हो, सोरोज हो, और ये सारे के सारे जो कबाल है लिब्रांडो का, ये उसे यूज भी करता है। Amongst all these things, you think we have a chance of becoming a Vishwa Guru in the near future? इन द न्यूयर फ्यूचर नहीं हो सकता, क्योंकि देखो फॉल्ट लाइंस बहुत हैं। और फॉल्ट लाइंस देखो, आपकी सबसे मेजर फॉल्ट लाइन है आपने गुरुकुल सिस्टम बंद कर दिया। आपने Hmm. मदरसा को रहने दिया, आपने कॉन्वेंट स्कूल को रहने दिया, बट किसको बंद किया? सेकुलरिज्म के चक्कर में हमारी गुरुकुल सिस्टम को। और Hmm. मैं सालों से, मेरा इनफैक्ट ट्विटर बायो पे भी मैंने लिखा है कि भैया हमारा जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य था कि हमने वो गुरु शिष्य परंपरा ही बंद कर दी। एक सिंपल जो ज्योतिष था, जैसे मुझे पता है कि मेरी जो ग्रैंड मदर वगैरह थी, उनको एकादशी कब है, चतुर्दशी कब है, अमावस्या कब है, उसके लिए किसी ज्योतिष को फोन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो खुद ही देख लेती थी पंचांग, उनको पता चलता था क्या है, किसका ट्रांजिट कब हो रहा था। तो बेसिक नॉलेज वाज आल्सो देयर। Hmm. अनफॉर्चुनेटली ये सेक्युलरिज्म के चक्कर में, वोकिज्म के चक्कर में वो सारा नॉलेज चला गया। और आज लोगों को पता नहीं होता कि अरे एकादशी कब है, अरे अब श्रावण कब शुरू हो रहा है। पहले तो लोग पंचांग देख के, सबको घर में पंचांग होता था। एक Hmm. नॉर्मल इंसान पंचांग देख सकता था। ओनली फॉर वेरी स्ट्रेटेजिक डिसीजंस दे यूज्ड टू गो टू एस्ट्रोलॉजर्स। अभी तो वो नॉलेज चला गया। तो वो एक गुरुकुल सिस्टम जब चला गया, तो टेक्निकली हाउ कैन वी बिकम अ विश्व गुरु? तो अगर हमको वो विश्व गुरु बनना है, तो पहले तो वी हैव टू डिग डीपर ना, कि भैया वी नीड टू गेट एजुकेशनल रिफॉर्म्स। Hmm. अगर आप एजुकेशनल रिफॉर्म्स नहीं करोगे, और मैं जब अयोध्या में था, तभी मैंने एक बहुत बड़े बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट को बोला था
कि if BJP takes pride in saying कि हमने ना एक full stop ना comma change किया है in our education system, then frankly speaking, that is not a medal that you can be taking glory for. ट्रू उनको भाई बुरा आप लगा था, लेकिन मैंने बोला देखो भैया, मैं तो ऐसे ही बात करता हूँ कि आपने अगर 10 साल में एक कॉमा और फुल स्टॉप चेंज नहीं किया है, और आपके पास ऐसे लीडर्स है लाइक सुधांशु त्रिवेदी जी, आप उनको वो एजुकेशन मिनिस्टर क्यों नहीं बनाते हो भैया? व्हाई इज ही जस्ट ऑन द डिबेट्स, मेक यूज ऑफ हिज नॉलेज एंड बेसिकली गेट अवर बेसिक्स डन। कब तक हम हमारे आक्रांता को हम ग्लोरीफाई करते रहेंगे? कब तक मैं दिल्ली में चलूंगा और हर लेन और हर गार्डन में हमको दिखेगा कि जिन्होंने हमारी बाप बेटियों को और बहू बेटियों को रेप किया है, उनके नाम का हम महिला मंडन कर रहे हैं। So सही बात how है। long does it take? How long does it take? Was 10 years with an absolute majority not enough for you to get it done? Is my question. एंड विद नो लीडर ऑफ ऑपोजिशन। वही तो मैं बोल रहा हूँ यार, हाईवे था आपके पास, हाईवे पे आप 60 पे गाड़ी क्यों चला रहे थे? एंड वो भी ये गडकरी जी के जो बनाए हुए हाईवेज हैं आपके पास, उसके ऊपर भी आप 40-50 की गाड़ी चला रहे हो, जैसे कि कांग्रेस के टाइप की खड्डों वाली सड़कें हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इन्होंने काम नहीं किया है, और जो काम करने चाहिए थे देखते हैं। अभी आपसे बोला कि आपने जैसे ये 4 जून के बाद जो 90 दिन या 6 महीने का टाइम है, उसके अंदर कुछ ना कुछ बड़े डिसीजंस लिए जाएंगे, बाकी के अगले साल से शुरू होंगे, यानी कि मई 25 तक हमें वेट करना पड़ेगा। और जो ऑपोजिशन है तब तक थोड़ा सा हावी भी रहेगी, गरजेंगे भी और बरसेंगे भी, वो दिखाई देता भी है। लेकिन अभी जैसे राहुल गांधी ने बोलना शुरू कर दिया कि ईडी सीबीआई मेरे पीछे आने वाली है, मुझे रात को 2 बजे डकार आए हैं गंदे गंदे, और मुझे सपने आए हैं, उसमें ईडी सीबीआई आ रही है। आपको लगता है कि इनके ऊपर कुछ किया जाएगा मोदी जी की तरफ से इन दिस 2024 या 25 के बाद होगा वो भी? There could be a plan. I think he has got no option. But Modi ji के पास अभी एक ही ऑप्शन है। See, he also understands that this is in a way his last term. He's to the fag end of his career. और in a way he has had a miraculous career. आप अगर करियर का एक देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि भाई गुजरात जैसे स्टेट से जिसकी 24 लोकसभा सीट होती है, कोई लीडर ये सोच सकता है कि he can be a 3-time prime minister and all 3 times with absolute majority. Let us not understand that BJP का जो alliance partner था were all pre-poll alliance. यस Right? यस यस। So third time also they have got actually an absolute majority but a reduced majority. Right? So ये चीज हमको सोचना पड़ेगा। तो मेरा तो यही सोचना है कि विथ लग्नेश इन द एयर 6th हाउस, मोदी जी अभी थोड़ा एसेस कर रहे हैं, पानी को थोड़ा एसेस कर रहे हैं बैकग्राउंड में। और ये मोदी जी की स्टाइल है, मोदी जी कभी भी वो लेफ्ट का इंडिकेटर दिखा के ही राइट में टर्न लेंगे, ये उनकी स्टाइल है सालों से। तो वो क्या कर रहे किसी को पता नहीं होगा। वो इंडिकेटर लेफ्ट का रखेंगे, सारी मीडिया उनको फॉलो करेगी, लेकिन वो प्लानिंग राइट में टर्न लेने की कर रहे होते हैं। तो ये चीज आई हमको गॉट द सोचना पॉइंट। पड़ेगा। And I want to just tell, to everybody, see, India's dasha from 2032 to 39 is something that has to be watched out for. That is the time when India will be an unapologetic nation, and then that is the time when, if we can say, the India will genuinely become Bharat, and there will be a lot of national pride. एक somewhere down the line एक बड़ा mindset change होगा, lot of reforms would have happened by then. India would no longer be an apologetic nation, and it would start punching above its weight, not below its weight. चलो पंचिंग तो अभी भी देखते हैं हम लोग, जयशंकर जी जहां जाते हैं वो पंचिंग के बिना तो आते भी नहीं है। माय लास्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दिस ओनली, which I wanted to ask you because you are also not living in India. मैं भी भारत से बाहर रहता हूँ, and we can see कि कॉन्फ्लिक्ट का जोन पूरे दुनिया के अंदर है। यूके के अंदर अभी भारतीय स्पेशली हिंदू सेफ नहीं है, इस्लामिक कंट्री बनती जा रही है। यूएसए कनाडा के अंदर भी खालिस्तानियों ने वहां पर कहर मचाया हुआ है, एंड एक वॉर का सिचुएशन है यूरोप के अंदर भी बिटवीन टू कम्युनिटीज। इज देयर एनी एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू एनआरआईज कि भाई भारत आना चाहिए, वहीं पर रहना चाहिए, किसी आइलैंड को लेकर वहां पे सारे भारतीयों को हिंदुओं को चला जाना चाहिए? व्हाट इज योर एडवाइस कि जो पूरा ग्लोबल चैलेंजेस हैं जो हो रहा है, एनआरआईज क्या करें भारत में? बिकॉज लॉट ऑफ एनआरआईज फॉलो मी आल्सो एंड यू आल्सो, और सबका ये कॉमन क्वेश्चन है ये।
नहीं, ये कॉमन क्वेश्चन भी है, कॉमन कंसर्न भी है, क्योंकि देखो मेरे भी clients and students are global. And हम्म, just before talking to you, in fact, it's a nimitta. I was talking to a lady from UK, and she's, a top CEO in a company. और वो यही कह रही थी कि कार्तिक यार, I want to go back to India. And I said the same things which I've been talking about. And she said, yes, the same things, even walking in the streets after 6 p.m. is very tough, and it's no longer the UK that it's going to be, and things are getting bad to worse. And ये मैं उस lady के बारे में बात कर रही हूँ who stays in one of the poshest locality of UK, because she is a हम्म, CEO, she earns, in millions, so to say. और अगर वो सेफ फील नहीं कर रही है, और अगर उसको लग रहा है कि भैया, लंदन इज नो longer even 0.5% of what it was when she came back 15 years back, you know ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। और ये एक खाली यूके रिलेटेड नहीं है, ये ग्लोबल वेस्ट का प्रॉब्लम है। और इसमें मैं हम्म, लोगों को बोलूंगा कि ये आप एक बार हमारे जो यूएई के मिनिस्टर ने जो एक फेमस स्पीच दी थी, ट्विटर में भी काफी फेमस है, वेयर ही इज इन अ वे कॉलिंग आउट द वेस्टर्न नेशंस कि भैया आपकी पॉलिसी, और आप अपने आप को डेढ़ चाणा जो समझते हो, कि आपको समझता है कि भैया आप हमारे लोगों को ज्यादा समझते हो, दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। हम्म, In a way, they are in a way very subtle message कि भैया we know them, and then we know how to take care of them. आपका जो ये वोकिज्म है, लिबरलिज्म है, वो आपको ले डूबेगा। एंड द फैक्ट ऑफ द मैटर इज वो पूरा सबको ले डूब रहा है। क्योंकि हम्म, आप अगर इमाम ऑफ पीस का भी वो एक फेवरेट क्लिप देखोगे, वेर इज saying that you feel that they are cheap laborers and they will come, and but these are the people who don't want to work, they want to marry your women, they are blue eyed, brown eyes, whatever it is, and that is so correct कि भैया यस, वो यस, तो यस, आएंगे, वो कुछ काम नहीं करेंगे, उनको लगेगा कि भैया ये $1000 मेरे को मिलेगा वेलफेयर फंड का, मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे सारे वो $1000 करेंगे। तो आपका जो नॉर्मल बंदा होगा वो तो 12 घंटा 16 घंटा काम करके अपने 40% टैक्स भर रहा है। एंड देन देयर इज अ ह्यूज सेक्शन विच इज जस्ट टेकिंग दैट वेलफेयर फंड, एंड वो आपसे बेटर लाइफस्टाइल जी रहा है। ट्रू, तो वो कहीं ना कहीं वो एक फ्रस्ट्रेशन तो आएगा ना, और वो स्ट्रीट्स पे आएगा। आज नहीं तो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, कब तक वो इंसान ऐसे ही 40% 50% ऑफ हिज अर्निंग इज गोइंग टू गिव अवे। एंड द सेम थिंग इज हैपनिंग इन इंडिया हम्म, कि भैया जिनको सब जगह में काउंटिंग चाहिए कि भैया आर्मी में हमारे लोग कितने हैं, यहाँ पे कितने लोग हैं, वहां पे कितने लोग हैं, उनसे आप कभी नहीं सुनोगे कि भैया हमारी एक काउंटिंग कराओ कि हमारे लोग कितने इनकम टैक्स देते हैं। हम्म। वो डेटा इनफैक्ट उनको मैंने एक दो बार मैंने वीडियो भी बनाया था कि अगर आप कहते हैं कि जितनी जितना जाति है उतना हक चाहिए, तो एक डाटा ये भी आना चाहिए कि जितना इनकम टैक्स जिस जाति ने दिया उतना हक मिलेगा। दैट बिल्कुल। मीन्स यू आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द कंट्री, तो कंट्री भी आपका उतना ही ध्यान रखेगी। तो मुझे लगता है अगर ऐसा काम किया जाएगा तो जो जैन कम्युनिटी है उसको सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, बिकॉज वी आर जस्ट 0.4% ऑफ द पॉपुलेशन, और 27% इनकम टैक्स जैन कम्युनिटी देती है। एंड वी नेवर आस्क कि हमें माइनॉरिटी का स्टेटस चाहिए। अब देखिए, आप पारसी लोग को देखो, जैन को देखो, यू नो वी नेवर आस्क फॉर दैट। मेरा इनफैक्ट हमेशा कहना है कि भैया द ओनली माइनॉरिटी इन इंडिया इज द टैक्स पेइंग पीपल। और कोई माइनॉरिटी है ही नहीं भैया, वो इज द ओनली। और मैं ओपन एडवोकेट हूं कि भैया ये जो एक तो हमारा जो मेजर फॉल्ट लाइन है इज ऑल अबाउट रिजर्वेशन। आप अगर रिजर्वेशन को प्योरली बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स कर दो या फाइनेंशियल सिचुएशन कर दो, भैया मुझे एक लॉजिक दो कि भैया एक मायावती इज फ्रॉम SC ST, हाँ, उसके पास कम से कम, मेरे से कम 50,000 करोड़ ज्यादा होंगे उसके पास पैसा, बट शी इज एंटाइटल्ड टू फॉर अ रिजर्वेशन, आई एम नॉट। सो मेरा कहने का मतलब यह है कि एक बैरोमीटर होना चाहिए कि भैया साल की इनकम अगर आपकी 1 लाख रुपए से कम है तो यू आर एंटाइटल्ड फॉर reservation or entitled for government support. Now he can be a Hindu, he can be a Muslim, he can be a Brahmin, he can be a Thakur, he can be anybody. The whole concept should be he has to be Indian. आपने उसको इतने वर्ग में बांट लिया है, इतना रिलीजन में, इन अ वे इतना आपने खिचड़ी कर दिया है कि आपने पूरी सोसाइटी को पोलराइज कर दिया। रादर इट कुड बी आई प्योरली
कि भैया कार्तिक अगर ब्राह्मण है, एक बाजू देखो आप हमारी स्टोरी बुक्स देख लो, सारी स्टोरी बुक्स में लिखा होगा एक गरीब ब्राह्मण था, एक गरीब ब्राह्मण था, एक गरीब ब्राह्मण था, और ब्राह्मण को तो कोई रिजर्वेशन ही नहीं है। इनफैक्ट दे आर द एक्सप्लॉइटर्स। ये मैं लॉजिक समझ ही नहीं पाता हूँ। हाँ 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 एक हाँ हाँ बाजू उसको एकदम गरीब दिखाया हुआ है, एक बाजू आपने उसको इतना विलीफाई किया हुआ है कि दे आर द एक्सप्लॉइटर्स, और जिसके पास तलवार थी वो नेशन बिल्डिंग का काम कर रहे थे। मतलब दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, द एजुकेशन रिवैम्प, कि भाई आप अगर 10 साल में बोलता हो हमने कॉमा चेंज नहीं किया, फुल स्टॉप चेंज नहीं किया, तो मतलब और क्या बोले हम, क्यों नहीं किया, हाँ, वही तो हमारा क्वेश्चन है। यही तो बड़ा क्वेश्चन है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। सो आज जो हमने डिस्कस किया है, इट इज वेरी वेरी बुके ऑफ चाइना, यूके, यूएसए, एंड अकॉर्डिंग टू यू ये कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने वाले हैं दुनिया में, ये कम होने वाले नहीं हैं। चाइना भी टूटने वाला है, तो मुझे भी सोचना पड़ेगा 2032 से पहले पहले यहाँ पे जो घर बुगा रहा है, जो बुलाया हुआ है, इसे बेचूं और भारत ही आना पड़ेगा, क्योंकि यूरोप, अमेरिका, या वेस्टर्न वर्ल्ड है, वहां पर जाना तो सोचने की जरूरत भी नहीं है। मिडिल ईस्ट सही सही है आपके हिसाब से, क्या वहां पर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आने वाली हैं? आखिरी क्वेश्चन। सर ओवरऑल देखिए, मिडिल ईस्ट जब हम बोलते हैं ना, लोग ये नहीं समझते कि भाई मिडिल ईस्ट इज ऑल्सो नॉट वन। You have to understand, the way Qatar thinks is very different to way UAE and Saudi thinks, right? So आप अगर ट्रू। अगर 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 UAE और Saudi का देखो, they are very clear that listen, we don't want all this mess in our house. They are very clear कि भैया आपको पैसा चाहिए, हम पैसा दे देंगे, but we don't want anything, because UAE or any country is purely sellable based on the security. एंड दे आर वेरी क्लियर, उनके दिमाग में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, उनको वेरी क्लियर पता है कि भैया क्या गार्बेज है, क्या घर में रखना चाहिए, क्या घर में नहीं रखना चाहिए। तो दे आर नॉट गोइंग टू अलाउ, वो पूरी दुनिया को रखना है, जो रखना है वो रखे, हम लोग नहीं रखेंगे। So that's why if you see, I have personally seen in last 20 years, UAE has really, kudos to them. They have become so rational, so logical, and as I always say, country above everything. So the only interest that matters as far as UAE is concerned is country's interest. So इसलिए अगर आप देखो सारे डेटाज में, it is always the fight now is between Singapore and UAE. And it is actually now tilting more towards UAE because more and more millionaires want to come and stay in UAE. It is most safest. Plus the policies are so clear कि भैया यहाँ पे आओ, कमाओ, पैसा बनाओ, UAE के लिए भी पैसा बनाओ, आप भी पैसा बनाओ, खुश रहो। जैसे बिग बॉस का डायलॉग था विद सलमान खान यूज्ड टू से, डू डबल बट डोंट ट्रबल। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसलिए चाइनीज भी जो है मिलेनियर्स, वो यहां से निकलकर अमेरिका, यूरोप जो जाते थे, अभी उन्होंने दुबई की साइड जाना शुरू कर दिया है, यूएई में सेटल होना चाहते हैं, पर थोड़ा सा गर्मी का प्रॉब्लम है। अदरवाइज द चाइनीज आर वेरी हैप्पी सेटल डाउन इन मिडल ईस्ट। सो आई गॉट अ पॉइंट कि जो एनआरआईज है उन्हें कहाँ जाना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो दुनिया में हो रहा है, आपने टाइमलाइंस बता दिया कि ये टाइमलाइंस के हिसाब से भारत का जो अच्छा टाइम आने वाला है, जो बड़े बड़े काम होंगे, वो होंगे मई 2025 के बाद। और उसके बाद चाइना का पतन तो है ही है, पाकिस्तान का भी शुरू हो जाएगा, और जो हमारी ऑपोजिशन है इनका तो पतन होना ही है। कुछ को डंडे मारकर अंदर रख दिया गया है, बाकियों को लात मारकर अंदर कर दिया जाएगा। यही मुझे हमेशा नटशेल में समझ आया है, विच यू हैव टोल्ड मी। थैंक यू भाई, द वे यू एक्सप्लेन मी, इट्स वंडरफुल टॉकिंग टू यू। You are a rock star, and I love to do shows with you. Hopefully next time you'll give me a time little bit, और थोड़ा सा जल्दी से, so that कुछ और मुद्दे लेकर जो दुनिया को इफेक्ट करते हैं, स्पेशली जैसे अभी इजराइल का काम है, ईरान के साथ है, would like to do a show on that also whenever you have time on that. तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम, नमः शिवाय।